पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, यस तो सर। सर जी सर, दिख रही है। चलिए, कल हमने लास्ट स्लाइड में देखा था टीए फॉर लोकल जर्नी कैसे बनता है। लोकल जर्नी के लिए जो टीए बनता है वो कल देख लिया हमने, वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हाउ टू सबमिट द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर टीए। टीए सबमिशन के लिए क्या टाइम लिमिट है? अगर इसमें कोई परिवर्तन आया हो तो कोई भी एक जना बताएं। नाउ सी फर्स्ट, time limit for submission of claim for TA is 60 days succeeding the date of completion of the journey। आपके जर्नी खत्म होने के 60 दिन के भीतर आपको टीए का क्लेम सबमिट कर देना है। इफ टीएडीए क्लेम नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, जर्नी कंप्लीशन के 60 दिनों के बाद इट इज फोरफिटेड और डीम टू हैव बीन relinquished, वो जब्त मान लिया जाता है या उसको मान लिया जाता है कि आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर टीए ऑन रिटायरमेंट इज 180 डेज। अगर रिटायरमेंट का टीए क्लेम है, रिटायरमेंट के बाद वाला टीए क्लेम अगर है तो उसकी लिमिट 180 डेज है। जो रिटायरमेंट के बाद का जो टीए बनता है आपका, उसकी लिमिट है जो है वो है 180 डेज। पर नॉर्मल टीए बिल की लिमिट कितनी है? 60 डेज। In respect of claim for TA for journey performed separately by the officer and the member of his family, the date should be reckoned separately for each journey and the claim shall be submitted within 60 days succeeding the date of completion of each individual journey। अगर अलग अलग लोगों ने जर्नी किया होगा और उसका टीए लेना है तो जिसकी जर्नी जब खत्म हुई वहाँ से 60 दिनों के भीतर उसका बिल आप सबमिट कर दो। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर टीए फॉर जर्नी परफॉर्म सेपरेटली बाय द ऑफिसर एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, दोनों ने अलग अलग जर्नी की होगी तब द डेट शुड बी रिकन सेपरेटली। इस मामले में डेट्स अलग अलग मानी जाएंगी। फॉर ईच जर्नी एंड द क्लेम शैल बी सबमिटेड विद इन 60 डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल जर्नी। हर इंडिविजुअल के जर्नी के बाद का जो भी 60 डेज होता होगा उन 60 डेज में आपको आपका क्लेम सेटल कर देना है। अ क्लेम फॉर टी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट which has been allowed to remain in abeyance for a period exceeding 1 year should be investigated by the HOD concerned। पर अगर किसी का एक आधा का टीए का क्लेम रह जाता है, a claim for TA of a government servant which has been allowed to remain in abeyance for a period exceeding 1 year, अगर किसी कारणवश किसी केस में अगर किसी का टीए का क्लेम 1 साल तक नहीं हो पाया, कुछ कारण रह गए, देन देयर शुड बी द इन्वेस्टिगेशन बाय एचओडी कंसर्न। उसका जो भी कंसर्न एचओडी रहेंगे वो इन्वेस्टिगेट करके सामने वाले का टीए बिल दे सकते हैं। पर ये कब होता है? आप इसको ये रूल में लागू नहीं कर सकते। वो रेयरेस्ट रेयर केस में जहाँ पे स्पेशल वाली बात आ जाती है कि सामने वाला अपना टीए क्लेम सेटल करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है या कुछ कंसेप्ट उसकी तबीयत ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, उस केस में अगर नहीं हुआ और एचओडी को लगता है कि क्लेम जेन्युइन है तो वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसका टीए सबमिट कर सकता है। ठीक है, आगे। अब जब टीएडीए जब आप डेप्यूट करे जाते हो ट्रेनिंग के लिए, व्हेन डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो टीएडीए का क्या माजरा है? व्हेन बोर्डिंग एंड लॉजिंग नॉट प्रोवाइडेड, जर अगर आपके रिलीविंग ऑर्डर में लिखा है कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग नॉट प्रोवाइडेड, बोर्डिंग मतलब खाना, लॉजिंग मतलब सोना रहना, तो फर्स्ट 180 डेज फुल डीए,
पहले 180 दिनों के लिए आपको पूरा डीए मिलेगा, बियॉन्ड 180 डेज नील, बियॉन्ड 180 डेज नील। देन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वे बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी एग्जिस्ट, जहाँ पे बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटी एग्जिस्ट है, जिसका वो पैसा नहीं ले रहे, ठीक है, वो आपसे कोई सिट-12 नहीं कटवा रहे, तो उस स्थिति में फर्स्ट 30 डेज फुल डीए, नेक्स्ट 150 डेज हाफ डीए एंड बियॉन्ड 180 डेज नील। मतलब पहले 30 दिनों तक पूरा डीए मिलेगा, अगले 150 दिनों तक हाफ डीए मिलेगा और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। नो टीएडीए इज एडमिसिबल फॉर ट्रेनिंग एट द हेड क्वार्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट एंड द ट्रेनिंग सेंटर। अगर आपको हेड क्वार्टर में ट्रेनिंग लगी है और हेड क्वार्टर में ट्रेनिंग के दौरान आपका कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट एंड द ट्रेनिंग सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर इररिस्पेक्टिव माना गया तब। ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिसिबल, ओनली एक्चुअल ट्रांजिट टाइम एज फॉर टूर अलाउड। जो भी टूर का ट्रांजिट टाइम लगता है वही मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। नो एडवांस ऑफ पे इज एडमिसिबल, ऐसी केस में एडवांस भी नहीं मिलता है। जब आपकी हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग लगती है, रहना खाना वही देते हैं, आपसे कोई सिस्टल नहीं कटवाते, तो उस स्थिति में आपको टीएडीए नहीं होता, एडमिसिबल नहीं होता है। अब टीए ऑन रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाते हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसका टीए कैसे सेटल होता है? एंटाइटलमेंट, व्हेन द रिटायर्ड एम्प्लॉय सेटल्स डाउन इन अ स्टेशन अदर देन द लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी, सेम एज ऑन ट्रांसफर इंक्लूडिंग लमसम सीटीजी 80% ऑफ लास्ट बेसिक। हाँ सत्यभान जी बोलिए। सर पिछले स्लाइड में 150 डेज के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना? तो हाँ उसमें 180 वर्ड लिखा हुआ है, सर, 150 डेज के, बियॉन्ड 180। सर 150 डेज के बाद में हाफ डीए मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, तो 180 डेज, ठीक है सर, ठीक, हाँ ओके। जी। नेक्स्ट, अब इंटाइटलमेंट कब होता है? जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है और वो स्टेशन से, जहाँ उसकी लास्ट स्टेशन पे ड्यूटी थी, वहाँ से दूसरी जगह पे वो सेटल होना चाहता है, सेम एज ऑन ट्रांसफ़र, तब ट्रांसफ़र में जो भी बनता है तो उसी स्थिति में उसको सीटीजी, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, 80% ऑफ द लास्ट बेसिक। सीटीजी मतलब कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, वीर सर, जो लास्ट बेसिक होता है उसका 80% उसको लमसम के रूप में मिल जाता है। एयर ट्रैवल इज आल्सो एडमिसिबल, उसको एयर जर्नी भी एडमिसिबल है। सर यहाँ क्लियर कर हाँ जी, सकते, हाँ सर, ये बेसिक प्लस डीए का 80% या ओनली बेसिक का बेसिक का 80% मिलेगा 80%। सीटीजे? मैंने ये कल जब शुरू किया था उसमें पहले ही क्लियर बता दिया बेसिक का था। बेसिक का बेसिक मतलब सिर्फ बेसिक का 80%, ठीक है। देन द रिटायर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली विल ओके बी, सर। हाँ जी, सर हाँ जी, सर अभी अभी जैसे 50% हो जाने के बाद, डीए 50% हो जाने के बाद सीटीजी क्या 100% मिलेगा या वही 80% ही रहेगा बेसिक सर का? मेरे नॉलेज से तो 80% ही रहेगा। अभी तक तो कोई लेटेस्ट इसमें कोई सर्कुलर नहीं है। जी सर, ओके। सर स्वामी हैंडबुक में है सर, क्या 100% हो गया है? 100%। नहीं ओके, सर, उसमें स्वामी हैंडबुक में तो है सर। मतलब 100% बेसिक मिलेगा। जी सर, जी सर। ठीक है, उसके नीचे ये क्लेम है क्या कि 50% डीए हो जाने के बाद? नहीं, उसमें क्या है कि सर 4-5 चीज दे रखे हैं साथ साथ, जैसे सर वो उसमें 100% किस केस में है? वो 100% उस केस में है जब वो नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार नहीं नहीं लक्षद्वीप में जाता है नहीं उसके सर, लिए। उसके अलावा भी है सर। ओके सर, कोई इश्यू नहीं, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे मैं बढ़ते भेजता हूँ सर, भेजता हूँ सर। हैं। ओके ओके सर, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट,
शशि भूषण जी, ट्रांसफर में डीए एडमिसिबल है महाराज, हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज ऑफ रेसिडेंस इज कंपलसरी फॉर टीए ऑन रिटायरमेंट। जब आप ट्रैवलिंग अलाउंस रिटायरमेंट में लेना चाहोगे तो आपका चेंज ऑफ रेसिडेंस होना चाहिए। हाँ राव सर बोलिए। हाँ सर, रिटायरमेंट एक्चुअली होम टाउन हम कुछ जगह प्लेस दे देते हैं, मान लीजिए सर्विस बुक में है। हाँ। नॉर्थ में कुछ 200 किलोमीटर और लास्ट में हम उस टाइम में घर का जो है साउथ में अगर 300 किलोमीटर है, वेयर रेसिडेंस इज रिसाइडिंग, वेयर पर्सन इज रिसाइडिंग टुवर्ड्स साउथ इट इज 300 किलोमीटर, बट एक्चुअल होम टाउन इज नॉर्थ साइड 200 किलोमीटर। तो जो साउथ में है 300 किलोमीटर उसमें क्लेम कर सकते हैं सर? हाँ सर, कर रिटायरमेंट सकते में, हैं। रिटायरमेंट सर रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं एम्प्लॉय कि- जहाँ चाहे वहाँ सेटल हो सकता है। समझ लो फॉर Okay, एग्जांपल sir. राव सर, आपका होम Yes, sir, yes, टाउन sir. बैंगलोर में है और आपका बच्चा हैदराबाद में रहता है। ओके, यस सर, you decided to move to your son यस सर, directly यस to सर, Hyderabad, so you will claim the Yes. TA यस सर, for Hyderabad sir। यस सर। ओके ओके, अब राइट ये राइट, तीसरा ओके, जो थैंक यू पॉइंट सर, है, थैंक यू। चेंज ऑफ रेसिडेंस इज कंपलसरी, मतलब जब आप ट्रांसफर होते, सॉरी जब आप रिटायर होते हो तो आपको घर चेंज करना है। तो नवोदय में तो ये लागू ही है, आप जब घर रिटायर हो जाओगे तो आपको क्वार्टर छोड़ के जाना ही जाना है। ठीक है, देन यस सर, यस सर, when the person settles down at the last station of duty itself, then 1/3 of the CTG may be paid subject to the condition that a change of residence is actually involved। ये पुराना है। अब अगर यहाँ पे देखो, when the person settle down at the last station, अगर व्यक्ति लास्ट स्टेशन में ही सेटल होना चाहता है ऑफ ड्यूटी itself, then 1/3 of the CTG may be paid subject to the condition that a change of residence is actually involved। अब इसको चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे 180 डेज, सॉरी ये जो 1/3 है ना, यहाँ पे 80% ऑफ द बेसिक मिल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हेलो फ्रेंड्स, क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? When the person जी सर। when the person settles हाँ down जी सर, at the सही है। last station of duty itself, then 80% of the basic CTG may be paid subject to the condition that a change of residence is actually involved। आप घर बदल रहे हो और दोनों घर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 किलोमीटर सर। एग्जैक्टली करेक्ट। 20 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस Sir, है, sir, हाँ this जी, change is only for retirement only, or when the promotion is extra also takes place there सर also दिस it इज is रिटायरमेंट the- ओनली। आई थिंक रिटायर only retirement. Sir. Yes, Okay, sir. sir. Thank you very much. अब देखिए, जेएनवी पुणे और पुणे सिटी में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, जेएनवी पुणे का बंदा रिटायर हुआ और उसने पुणे से 22 किलोमीटर दूर घर ले गया है और वो वहाँ पे चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में वो लास्ट हेडक्वार्टर पे ही है, तो वैसे स्थिति में उसको लास्ट बेसिक का 80% सीटीजी करके मिल जाएगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रैंड बोल के। टीए नॉट एडमिसिबल ऑन रेजिग्नेशन डिसमिसल। अब आप बोलोगे कि मुझे सर मैं रिज़ाइन करता हूं तो टीए मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। डिसमिस कर दिया जाता है तो भी नहीं मिलेगा, टर्मिनेट कर दिया जाता है तो भी नहीं मिलेगा, रिमूव कर दिया जाता है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। पॉइंट 6, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ टीए बिल इज 6 मंथ। रिटायरमेंट का टीए बिल 6 महीने तक सबमिट कर सकते हैं आप, ऑफ द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट विच कैन बी रिलैक्स अप टू 1 ईयर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द फिनेंस एडवाइजर कंसर्न। 6 महीने तक आप ट्रांसफर जो रिटायरमेंट का टीए बिल है वो दे सकते हैं, पर यह सीमा बढ़ाई जा सकती है 1 साल तक। कब? विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करेगी, उसके कंसर्निंग के बाद ये लिमिट 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा आता है कि टीए बिल ऑन रिटायरमेंट और या फिर टीए बिल विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट,
TA bill for retirement submitted within 6 months, but in rare cases up to 8 months, ऐसे करके वो कर सकते हैं. Then advance may be sanctioned only when the journey is performed during leave preparatory to retirement. अगर आप ट्रांसफ़र के लिए रिटायरमेंट के बाद एडवांस मांग रहे हो रिटायरमेंट के दौरान, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एडवांस मिल सकता है. पर कब? जब आप LPR ले रहे हो, लीव प्रिपरेटरी टू लीव रिटायरमेंट ले रहे हो, मतलब रिटायरमेंट से पहले जो छुट्टी मिलती है वो छुट्टी अगर आप ले रहे हो तो उस स्थिति में आपको एडवांस भी मिल जाएगा. सर ये लीव प्रिपरेटरी है. हाँ. सर एक्सक्यूज मी सर, लीव प्रिपरेटरी अपने EL में से मिलता है क्या? कोई और स्पेशल लीव है? आपके EL HPL से ही मिलता है साहब. हाँ हाँ, थैंक यू सर. देन सर हाँ जी. जो टीए के लिए 2 महीने का टाइम था मैक्सिमम, वो नॉर्मल टीए है, उसमें अगर एडवांस लेते हैं तब भी 2 महीने का ही है. हाँ जी, ठीक है. सर एडवांस में तो ये एडवांस के केस में 1 मंथ है सर. सब चेक कर लेंगे. ट्रांसफर वाली केस में, रिटायरमेंट वाली केस में शायद नहीं है, और रिटायरमेंट में एडवांस नहीं मिलता. नॉर्मल टीए में, हाँ जी, नॉर्मल टीए में एडवांस लेते हैं तो कुछ कम है सर दिन, नहीं तो 1 year इंटरेस्ट लगता है. ओके सर, देख लेंगे. ठीक है. हाँ सर. हाँ. नो एडवांस इज एडमिसिबल व्हेन द जर्नी इज परफॉर्म आफ्टर रिटायरमेंट. अगर आप रिटायरमेंट के बाद जर्नी परफॉर्म कर रहे हो तो एडवांस नहीं मिलेगा. आप बस जर्नी कर लो, उसका बिल सेटल कर दो. ठीक है. अब ये तीसरी केस, टीए टू द फैमिली ऑफ अ डिजीज एम्प्लॉय. डिजीज मतलब मृत कर्मचारी के फैमिली को जो टीए मिलता है लास्ट जर्नी, वो टीए कैसे मिलता है? एंटाइटल विल बी सेम एज फॉर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट का जो भी एंटाइटलमेंट है वही सेम रहेगा इसमें भी. द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय, हाँ सर मैं वही बोल रहा था, डीए 50% होने के बाद भी वो 80 का 100% नहीं हो जाएगा. पर आप कह रहे थे हमने सर जी सर. सर नहीं सर, वो व्यक्तिगत सामान के लिए केवल लीजिए. वो क्लॉज है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट में. अगर आप बसने जा रहे हो या वहाँ रहते हो तब आपको 100% डीए मिलेगा. जो सिटी कंपनी ट्रांसफर ग्रांट है वो 100% मिलेगा. अदरवाइज वो बेसिक के 80% ही मिलेगा. ठीक है. अगर आप नॉर्थ ईस्ट से प्लेन में आ रहे हो तो भी 80% ही मिलेगा. पर आप प्लेन से नॉर्थ ईस्ट में जा रहे होंगे तो 100% मिलेगा. क्लियर है? अब देखो, टीए टू द फैमिली ऑफ अ डिजीज एम्प्लॉय, मृत कर्मचारी के कुटुंब को मिलने वाले ट्रैवलिंग अलाउंस. द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज इन सर्विस may travel from the last headquarter of the employee to the hometown or any other selected place of residence where the family wishes to settle down. वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं. एक तो खुद के होम टाउन जाएँ या जहाँ वो जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं सेटल डाउन के लिए. द जर्नी शुड बी completed within 1 year after the डेट ऑफ डेथ. मृत्यु की तारीख के 1 साल के भीतर प्रवास पूर्ण हो जाना चाहिए. द कंसेशन इज नॉट एडमिसिबल टू फैमिलीज. फैमिली को कौन कौन से कंसेशन नहीं मिलते? हु डाइज ऑन लीव प्रिपरेटरी टू लीव. LPR में अगर कोई मरा होगा तो उसको ये रिटायरमेंट वाला टीए का कंसेशन नहीं है. ये जो कंसेशन है ना 1 साल तक का. सेकेंड, हु री एम्प्लॉयड, अगर किसी का री एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा उसको नहीं मिलेगा. तीसरा, टेम्पररी एम्प्लॉयज. अब ये टेम्पररी एम्प्लॉयज कौन? प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ. प्रोबेशन वाले. बरोबर है, प्रोबेशन वाले. देन नेक्स्ट,
Advance of TA is limited to 3/4 of the probable amount of travelling expenses admissible under the rule. 3/4 3/4 मतलब 75% नियर अबाउट आपको एडवांस मिल जाएगा, जो भी प्रोबेबल खर्चा लग रहा होगा उसका. ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. सबके एवज में एक ही बंदा एडवांस लेगा. ओनली वन एडवांस इज एडमिसिबल. सिर्फ एक ही एडवांस मिलेगा. श्योरिटी ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपेरेबल और हायर स्टेटस इज नेसेसरी. ऐसे स्थिति में उनके लेवल का ही, कंपेरेबल मतलब उनकी लेवल का ही कोई बंदा या उनसे हायर वाला वो श्योरिटी दे कि ये जर्नी कर लेंगे. एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पर्सन रिसीविंग द एडवांस टू अबाइड बाय द कंडीशन टू रिकवरी इज आल्सो नेसेसरी. और जो भी बंदा एडवांस ले रहा है वो एक अंडरटेकिंग देगा कि अगर मैं सबको लेके नहीं गया तो मुझसे रिकवरी आप ले सकते हो. देन नेक्स्ट. सुभाष सर, हाँ जी. अगर कोई एम्प्लॉय का देहांत हो जाता है और वो घर भी वो हेडक्वार्टर के आस ही पास बनाया है, तो उसको क्या मिलेगा, क्या ये बेनिफिट? हाँ जी भैया, उसका घर का सामान लेके नहीं जाना है. अगर वो नवोदय में है फॉर एग्जाम्पल, या दूसरे भी कोई डिपार्टमेंट में जहाँ पे उसका घर है, क्वार्टर है उसको दिया हुआ, तो क्वार्टर से सामान लेके जाएगा ना, भले वो एक बैग ही क्यों ना लेके जाए. अब वो गुड्स का जो लिमिट है वो ख़त्म हो गया, वो आगे देखेंगे हम. वो भले एक बैग ही क्यों ना लेके जाए, उनको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी. इसमें डिस्टेंस का फैक्टर नहीं है. 20 किलोमीटर. वो तो पर्सनल. चेंज ऑफ रेसिडेंस और 20 किलोमीटर्स. ठीक है. देन जर्नी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर एंड अकाउंट रेंडर्ड विद इन 1 मंथ देयर ऑफ. 1 साल में जर्नी हो जानी चाहिए और उसके 1 महीने के बाद एडवांस पूरा जो एडवांस वगैरह जो भी है वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए. हाँ जी बोलिए. सर, यदि कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और 1 ईयर तक उसके बच्चे जैसे 12th क्लास में है या बोर्ड क्लास में है, तो फिर 1 साल बाद 1 साल वो रुकता है नवोदय में ही, फिर उसको ये मिलेगा कि नहीं बेनिफिट? मिल जाएगा ना सर. 1 साल पूरा, वैसे भी अगर वो कोई भी कक्षा में भी पढ़ रहा होगा तो 1 साल के अंदर उसकी एजुकेशन हो जाती है डेट से. उसके मृत्यु से 1 साल गिना जाता है सर वो. हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा केस था जो कि अप्रैल में था. हाँ सुनिए ना सर, ऐसे केसेस में आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पावर होते हैं. दे कैन देमसेल्फ सेटल द क्लेम. वो क्लेम सेटल कर सकते हैं. 1-2 महीने आगे पीछे चलता है. 1 साल के बाद 1 मंथ और लागू किया हुआ है सर इसमें. ओके सर. देखिए सर, कभी भी एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप कल प्रिंसिपल बनोगे तो कभी भी इतनी एक ही चीज का ध्यान रखना है, किसी का भी क्लेम खाने का नहीं. अगर आपके हाथ में उसका क्लेम मिलने की पोजीशन में है, मिल सकता है, तो जरूर दीजिए. यहाँ पे कॉमन सेंस का एक रूल जिसको हम कहते हैं CSR रूल यूज़ कीजिए. क्योंकि आप अपने दुश्मन खुद बनाते हैं. सामने वाले का क्लेम होता है 1 दिन लेट आया तो आप कहते हो आज आपके 2 महीने पूरे हो गए, क्लेम नहीं देंगे. साहब, आप कई लेटर बैक डेट में साइन करवाते हो ना एम्प्लॉय से, तो ठीक उसी तरह से 1 दिन पहले की डेट डाल के उसका लेटर ले लो, कोई इश्यू नहीं है. बट ये ऑफ द रिकॉर्ड है. एज पर रूल नहीं, ये ऑफ द रिकॉर्ड है. एज पर रूल अगर आप हर जगह चलाओगे ना, तो फिर आपने एक समझ लो 8,000 का क्लेम था, वो कोई ऑन ड्यूटी गया था, आपने उसका क्लेम 2 महीने 1 दिन हो गया, आपने उसको क्लेम दिया नहीं, ओके नो प्रॉब्लम. अब वो आपके परचेज वेरिफिकेशन कमेटी में अगले ही महीने में है और आप एक आधा बिल बाद में लॉन्ग डेट का उसके पास लेके जाओ, वो बैक डेट में साइन नहीं करूँगा बोलता और उल्टा बवाल कर देगा. अगर कोई आड़ा बंदा रहेगा तो, मेरे जैसा रहेगा तो मैं तो करूँगा ही नहीं, और करूँगा भी साइन तो वहाँ पे डेट डालूंगा, ऑडिट वाले देखते बैठे. ठीक है. नेक्स्ट. अब आगे देखेंगे ट्रांसफर में कैसे टीए बनता है. ट्रांसफर मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, either within the same station or to another station.
to take up duties of a new post in consequences of change of his headquarter. कभी कभी आपका हेडक्वार्टर बदलेगा, कभी नहीं भी बदलेगा. अब ट्रांसफर, हाँ जी, पीपीटी नहीं हो रही तो सर हेलो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. जियो का नेट खत्म हो गया, अभी वोडाफोन का नेट चालू किए हैं. ठीक है, चलिए, दिख रही है पीपीटी? यस सर. यस सर. यस सर. तो ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर और रिक्वेस्ट ट्रांसफर. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर मतलब रीडिप्लॉय सरप्लस ट्रांसफर. इसमें भी अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के भी सब डिविजन्स हैं. रीडिप्लॉय सरप्लस ट्रांसफर, एखादा बंदा कहीं पे सरप्लस हो गया तो उसको रीडिप्लॉय किया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है. सेकेंड, पोस्ट एम्प्लॉयज इन हार्ड और नॉर्थ ईस्ट स्टेशन टू फिल द वैकेंट पोस्ट. कई बार नॉर्थ ईस्ट में वैकेंट पोस्ट पड़ी है या हार्ड रीजन में कोई बंदा ज़िंदगी में कभी गया ही नहीं. अब नवोदय में जो प्लेन एरियाज में रह रहे हैं ना, कई पुराने चावल ऐसे हैं जो कभी ज़िंदगी में हार्ड रीजन में गए ही नहीं, और अब आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम चले जाते, जा सकते थे, गए नहीं. तो इनको सभी को कंपलसरी ये पॉलिसी आ रही है कि पूरे करियर में 3 साल तो भी हार्ड रीजन में निकालना ही है. पर उसमें एक रूल कर दिया है कि 50 के अबाउ होगा तो उसको नहीं भेजेंगे. पहले यही पॉलिसी थी सर. पर प्रमोशन वाले को भेज सकते हैं. ठीक है. थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट. अभी LTR, DFP, MDG, PH एम्प्लॉय, विडो, सिंगल पेरेंट एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड टेन्योर इन हार्ड और नॉर्थ ईस्ट रीजन. अब कई बार डिस्प्लेसमेंट होता है. कैसे? आपका टेन्योर पूरा हो गया नॉर्थ ईस्ट में या हार्ड रीजन में या वेरी हार्ड रीजन में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होगा. देन रोटेशनल ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सेंसिटिव पोस्ट. और कुछ एम्प्लॉयज़ जो है सेंसिटिव पोस्ट में काम कर रहे हैं, उनका रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है. बता सकता है कोई सेंसिटिव पोस्ट कौन से नवोदय में? कुक, मेस का, अकाउंट्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस. ये जो LTR है, लैंग्वेज टीचर्स रोटेशन, मारुति सर, लैंग्वेज टीचर्स रोटेशन, जो मराठी भाषा वाले होते हैं. अब जैसे महाराष्ट्र में मराठी है और हरियाणा में मराठी है, तो कुछ लोगों को महाराष्ट्र के बाहर भेजेंगे. पर इसमें अगर स्पाउस केस वाला बंदा है तो वो एक ही स्कूल में 25 साल निकाल देता, वो जाता ही नहीं. ठीक है, आगे देखिए. शायद स्पाउस केस में भी 15 ईयर हो गया ना सर? शायद सर हो गया, पर एक जगह रुकने के. सर लोग जुगाड़ करवाने वाले एक से एक बैठे हैं, आप टेंशन मत लो. नाउ रिलीव फ्रॉम ड्यूटीज. सर लैंग्वेज टीचर को स्पाउस केस वाला वो कंसेप्ट अलग है. रिलीव फ्रॉम ड्यूटीज. बिफोर रिलीविंग इंश्योर द फॉलोइंग. जब आप रिलीव हो रहे होते हो तो कुछ चीज़ें ध्यान में ले लो. नंबर 1, टेक नो ड्यूज फ्रॉम ऑल द रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स एंड गेट साइन फ्रॉम DDO एंड टेक 1 पर्सनल कॉपी. जब आप कहीं से रिलीव हो रहे हो ड्यूटी से तो नो ड्यूज कलेक्ट कर लो और उसकी एक कॉपी अपने पास ले लेना, DDO की साइन ले लेना. देन हैंड ओवर द चार्जेस, हैंडिंग टेकिंग प्रॉपरली करवाओ. क्लियर ऑल पेंडिंग वर्क्स, स्पेशली फाइनेंशियल. एनी एडवांस हैज़ बीन टेकन और विल बी टेक फॉर नेक्स्ट जर्नी. अगर आपने कोई एडवांस ले रखा है उसको सेटल कर दो, लेना है तो ले लो. इफ रिसाइड इन स्टाफ क्वार्टर, हैंड ओवर द क्वार्टर एंड क्लियर ऑल पेंडिंग बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. अगर आप स्टाफ क्वार्टर में रहते हो तो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये देखे जाओ. गैस कनेक्शन ट्रांसफ़र कर लो, बैंक ट्रांसफ़र कर लो. पर आजकल ज़रूरी नहीं है बैंक ट्रांसफ़र करो ही करो, बट इट डिपेंड्स.
अब ज्वाइनिंग टाइम कब मिलता है? जब आपको ज्वाइनिंग टाइम, अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम सेम स्टेशन है तो 1 day is admissible on transfer to join a new post within the same station or in another station which does not involve change of residence. अगर आपका घर नहीं बदल रहा है और सेम स्टेशन ही है तो एक ही दिन मिलेगा. सेम स्टेशन मीन्स द एरिया विद इन द सेम म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन. समझ लो आपका एनएलआई में, एनएलआई भी और स्कूल भी वहीं पे, जैसे उदयपुर एनएलआई और उदयपुर स्कूल. आपका उदयपुर एनएलआई से उदयपुर स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया, घर नहीं बदलना है तो उस केस में एक ही दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. सेकंड, 1 स्टेशन टू अनदर, 1 day इज एडमिसिबल इफ चेंज ऑफ रेसिडेंस इज नॉट इन्वॉल्व. अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है पर घर बदलने वाला नहीं है तो एक ही दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. पर अगर घर बदलना है, इफ चेंज ऑफ रेसिडेंस इज इन्वॉल्व, ज्वाइनिंग टाइम विल बी एडमिसिबल विद द रेफरेंस टू द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू स्टेशन. ओल्ड और न्यू स्टेशन के बीच में जैसा डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. ये नीचे चार्ट दिया हुआ है. 1000 किलोमीटर. सर, हाँ जी सर अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफर है तब तो नहीं मिलेगा नहीं ये? हाँ तो सर ज्वाइनिंग टाइम हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर देख रहे हैं ना अभी. अच्छा, ट्रांसफर में नहीं मिलता है. ठीक. हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र में, डिप्लॉयमेंट में, लैंग्वेज टीचर ट्रांसफ़र में, रोटेशनल ट्रांसफ़र में मिलता है. 1000 किलोमीटर से कम है तो 10 दिन, और अगर आपका रोड जर्नी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 12 दिन. मोर देन 1000 किलोमीटर अप टू 2000 किलोमीटर 12 दिन, और रोड जर्नी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 दिन. मोर देन 12,000 किलोमीटर्स, सॉरी मोर देन 2000 किलोमीटर्स 15 days, और 12 days फॉर इफ़ यू ट्रैवल बाय एयर. और अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा रोड जर्नी है तो भी आपको 15 दिन मिलेगा. हाँ मैडम, वो नेक्स्ट स्टेशन पहुंचने तक एडमिसिबल है. 1 day इज एडमिसिबल का मतलब ये है कि आपका ट्रांजिट पीरियड काउंट नहीं होता. ट्रांजिट पीरियड मतलब आपका जर्नी में का पीरियड, वो काउंट नहीं होता. नेक्स्ट, टीए ऑन ट्रांसफ़र. आपको ट्रांसफ़र पे टीए कैसा मिलता है? ट्रैवल एंटाइटलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली फॉर जर्नी बाय रेल और स्टीमर एंड एयर एज एप्लीकेबल टू टीए ऑन टूर्स एज पर लेवल इन पे मैट्रिक्स. जो भी आपका पे मैट्रिक्स होगा उसके हिसाब से आपको टीए मिल जाएगा. जो टूर पे जाते वक्त मिलता है वो इसमें मिलेगा. रोड माइलेज फॉर जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल. अगर रेल से कनेक्टेड प्लेस नहीं है तो जो भी रोड माइलेज ग्रांटेड है वो मिलेगा. और आपका ट्रैवल एंटाइटलमेंट आपको पता है 14 से अबव बिजनेस क्लास, क्लब क्लास, 12 और 13A तक इकोनॉमी क्लास, 6 से 11 इकोनॉमी क्लास और AC2, 5 एंड बिलो AC3 या फर्स्ट क्लास. अब इसमें इम्पॉर्टेंट नोट यह है, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड परफॉर्म द जर्नी नॉट अर्लियर द 1 month prior to the date of relief at the old station or within 6 months of his taking over charge at the new station. मतलब आपका ट्रांसफ़र हो गया है, फिक्स है, तो उससे आपके रिलीविंग से 1 महीना पहले आपकी फैमिली जा सकती, पर 1 महीने से ज़्यादा के टाइम पहले नहीं जा सकती, और आपके रिलीविंग के 6 महीने बाद में नहीं जा सकती. मतलब मैक्सिमम 6 months फ्रॉम योर रिलीविंग एंड बिफोर 1 month फ्रॉम योर रिलीविंग. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट. यस सर. हाँ, अब आपको सामान लेके जाना है तो अब ये जो वेटेज, जो वज़न है, वज़न गायब कर दिया. पहले ये रेट कम थे, अब ये रेट इतने 63, 31, 18. 12 और अबव वालों को कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट 80%, और पर्सनल इफेक्ट से जो भी सामान लेके जाना है वो 50 रुपये था, वो अभी 63 रुपये हो गया. 6 से 11 वालों को भी 80% और 63 रुपये. 5 और बिलो वालों को 80% प्लस 31 रुपीज़ पर किलोमीटर. 4 एंड बिलो वालों को 80% और 18 रुपीज़ पर किलोमीटर. और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस, जो भी सामान ले जाना है, 6 एंड अबव को 1 मोटर कार और 1 मोटरसाइकिल स्कूटर रिम्बर्सिबल है.
अगर आपको आपकी गाड़ी वाड़ी भिजवानी है तो वो 5 एंड बिलो के लिए 1 मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, बाइसिकल, ये बिल उसको मिल जाएगा। सर ये 19 हो हाँ सर, ये 19 होगा 18 का। सर 18 के 19 नहीं हुए, वो वो 13 के 18 हुए हैं साहब। नहीं सर, ये जो आपने लिख रखा है 15 रुपए था तो 18.75 आ रहा है सर, 7.5। ओके, उसको 19 कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। 18.75 आ रहा है तो 19 कर देते हैं, नेक्स्ट राउंडेड अप हो जाता है वो, ठीक है। ये 19 रुपये हो गया, ओके। चलिए आगे। अब कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट कैसी मिलती है ट्रांसफर पे? अ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इक्वल टू 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे फॉर ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द आइलैंड टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सीटीजी में कंटिन्यू टू बी पेड एट 100%। पर अगर आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से आ रहे हो और या वहाँ पे जा रहे हो तो भी 100% मिलेगा, भले एट द सेम स्टेशन। अगर आप सेम स्टेशन में ही हो तो आपको 80% मिलेगा कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। बिटवीन टू स्टेशन विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 20 किलोमीटर्स, आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है दो स्टेशन का, तब भी आपको सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इक्वल टू 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है तो जो भी 1/3 है ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, तो ये 80% नहीं होना चाहिए, 1/3 ऑफ बेसिक पे होना चाहिए। 1/3 ऑफ सर 1/3 ऑफ 80% है सर। पक्का? यस सर, श्योर। 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे है सर। ओके। अगर आपका जो आप दो घर चेंज कर रहे हो, दो घर चेंज नहीं, उनका डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम है, तो उस स्थिति में 1/3 ऑफ द 80% ऑफ द बेसिक पे मिलेगा। अगर व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड द सेम स्टेशन टू अनदर सेम स्टेशन, हस्बैंड वाइफ की अगर स्पाउस ट्रांसफर हुई है तब, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड द सेम स्टेशन टू अनदर सेम स्टेशन विद इन 6 months बट आफ्टर 60 days ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द स्पाउस, 6 महीने के भीतर दोनों की ट्रांसफर हुई, पर एक को पहले छोड़ा गया और एक को 2 महीने के बाद छोड़ा गया, द स्पाउस ट्रांसफर अर्लियर विल गेट फुल सीटीजी। जो पहले गया था उसको पूरा सीटीजी मिलेगा, वाइल द स्पाउस ट्रांसफर लेटर विल गेट 50% सीटीजी, और जो बाद में गया उसको 50% सीटीजी मिलेगा। बट और अगर दोनों 2 महीने के अंदर चले गए, मतलब पहले चले गए, तो सर एक दोनों अगर तो साथ सेकंड में- वाले को फैमिली माना जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, एक को मिलेगा, एक को कुछ भी नहीं, एक को मिलेगा एक ना? को मिलेगा, हाँ फिर एक को फुल मिलेगा ना, एक कुछ हाँ जी, फुल मतलब एक को बेसिक full, के दूसरे 80%। अब वो भी Yes, sir, देख yes, लो, if both the transfer orders within 60 days, the second CTG of 50% is not admissible। अगर दोनों के ऑर्डर 6 महीने के भीतर के ही है, सॉरी 60 डेज के भीतर के ही है, तो दूसरे बंदे को 50% जो एडमिसिबल है वो नहीं मिलेगा। CTG not admissible if no change of residence is involved, even where the distance between the two station is more than 20 kilometers। भले ही डिस्टेंस 20 तो किलोमीटर। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 में 1/3 नहीं होगा ना सर, 80% मिलेगा। नहीं सर, नहीं सर 1/3 है सर दोनों केस में। 1/3 ऑफ 80% है सर। क्वेश्चन समझने वाला। नेक्स्ट, जब आप ट्रांसफ़र पे जाते हो या टीटीए लेना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? रिलीविंग ऑर्डर, एलपीसी, जर्नी टिकट्स, बोर्डिंग पास। टीए के लिए, टीटीए के लिए रिलीविंग ऑर्डर, एलपीसी, लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स, बिल्स एंड वाउचर, कॉपी ऑफ आरसी व्हीकल लाइसेंस एंड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अगर आपकी गाड़ी है तो, एंट्री ऑन स्कूल गेट वेयर ट्रांसफर्ड, जहाँ से आप स्कूल गेट से निकले हो और जहाँ पे पहुँचे वहाँ की एंट्री, पेमेंट मोड, नो नीड टोल रिसिप्ट बट डीडीओ कैन आस्क फॉर इट। टोल रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है, पर अगर डीडीओ चाहे तो आपसे टोल रिसिप्ट मांग सकता है, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा।
अब हैं टाइम सर, लिमिट क्या मानते है हैं। बिल सबमिशन का? इफ एडवांस हैज बीन टेकन, ये थोड़ा समझ लो, ध्यान रखना ये। इफ एडवांस हैज बीन टेकन 15 days आफ्टर ज्वाइनिंग एट न्यू स्टेशन, अगर आपने ट्रांसफर पे एडवांस लेके रखा हो ट्रैवलिंग का, तो 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग टाइम के बाद, आफ्टर ज्वाइनिंग 15 days, if advance has not been taken 60 days after the journey completion, 60 days after joining time at न्यू स्टेशन के ज्वाइनिंग टाइम में 60 days में आपको दे देना है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल एलटीसी फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर चाहे तो एलटीसी फैसिलिटी ले सकता है ट्रांसफ़र के दौरान। क्लियर है? अब जैसे किसी का रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, खर्चा बहुत तगड़ा लगने वाला है, तो उस स्थिति में वो एलटीसी ले ले और एलटीसी पे आ जाए। तो यहाँ पे ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। एक 101 लोग थे।